स्टूडेंट फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लेंस की क्षमता, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस का अध्ययन करेंगे और लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस की डिफिनीशन बताएंगे, यूनिट बताएंगे। साथ साथ अभी जो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अपवर्तनांक की फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता बताए हैं, उससे संबंधित जो 3 कंडीशंस थे वो भी इस लेंस की क्षमता में हम उसकी भी व्याख्या करेंगे। इसलिए इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अंत तक देखिए और एक एक लाइन समझिए। लेंस की क्षमता, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस तीनों चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं आपको पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। हाँ देखिए, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। अब हम आपको समझा रहे हैं पावर ऑफ लेंस क्या है। देखिए, जो लेंस अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात जितना अधिक मोड़ देता है, उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P होता है 1/f। लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है 1/f। F क्या है? लेंस की फोकस दूरी है। P लेंस की क्षमता है। तो इस फार्मूले के आधार पर हम लेंस की क्षमता की परिभाषा क्या देंगे कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। लेकिन इसके साथ शर्त है कि जो फोकस दूरी है वो किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए, तभी लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ये याद रहे, समझ गए? अगर फोकस दूरी कहीं न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर में दी है तो पहले आप उसे मीटर में चेंज कर लेंगे, तब इस फार्मूले में रखेंगे तो जो P निकलेगा उसको हम डायोप्टर में लिखेंगे। इसको शॉर्ट में केवल D लिखते हैं, डायोप्टर को। ठीक, अभी हमने बताया कि जो लेंस अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ देता है, उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। देखिए, एक एग्जाम्पल लेके हम समझा रहे हैं फिगर विद फिगर्स। देखिए, जैसे ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये प्रकाश किरण गिरी है, ये गिरी और ये अपवर्तित हो गई। करेक्ट। दूसरा देखिए, एक फिगर और समझ लीजिए इसी के साथ। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण हो गई और ये अपवर्तन के पश्चात मुड़ गई है। देखिए, ये यहाँ आके मुड़ती गिरती है, मुख्य अक्ष में मिलती है और ये यहाँ मिलती है। देखिए इधर, देखिए इधर हमने जो है ये पैरेलल एक लाइन खींच दी है। तो देखिए, इसका झुकाव ये है, इसमें पैरेलल लाइन खींच दीजिए, इसका झुकाव ये। ठीक, किसमें झुकाव ज़्यादा है? इसमें। इसका मतलब इस लेंस ने प्रकाश किरण को अपवर्तन के पश्चात ज्यादा मोड़ा है अपेक्षा इसके। देखिए, ये ज्यादा मोड़ा है तो इसकी फोकस दूरी इतनी हुई, ये इसने कम मोड़ा है तो इसकी फोकस दूरी इतनी हुई। हमने बताया जो लेंस अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात जितना अधिक मोड़ देता है, उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो इन दोनों लेंसों में इस लेंस ने प्रकाश किरण को ज्यादा मोड़ा है, इसका मतलब इसकी क्षमता ज्यादा होगी, लेकिन फोकस दूरी क्या हो गई? कम हो गई। यहां इसने कम मोड़ा है, देखिए, तो इसकी फोकस दूरी क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये देखिए, P = 1/f। इसका मतलब कि जहां फोकस दूरी ज्यादा होगी वहां लेंस की क्षमता कम होगी, जहां फोकस दूरी कम होगी वहां लेंस की क्षमता ज्यादा होगी। करेक्ट, समझ में आ गया इस फिगर के द्वारा लेंस की क्षमता। आप देखिए, लेंस की क्षमता को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा समझा रहे हैं कि अगर लेंस को हम विभिन्न अपवर्तनांक के माध्यमों में रखते हैं
तो लेंस की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ देखिए, ये 3 फिगर हमने बना लिए हैं। एक व्हीकल ले लिए हैं, उसमें हमने पानी ले लिया, पानी, ठीक है, अलग अलग माध्यमों का है, किसी में पानी है, अपवर्तनांक के हिसाब से 3 हमने फिगर ले लिए। देखिए यहाँ पर ये जो पानी लिए हैं ये, ठीक, पानी मीन्स कोई द्रव ले लिए हमने, कोई लिक्विड ले लिए हैं, वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ANG ग्रेटर देन ANL, ये इसका अपवर्तनांक ANL है, द्रव का अपवर्तनांक, और इसका अपवर्तनांक ANG। कांच का अपवर्तनांक को हमने ANG कहा है और द्रव का अपवर्तनांक ANL। ANL का मान कुछ भी हो सकता है लिक्विड के अनुसार, ठीक है। ANG ग्रेटर देन ANL, इसका मतलब हुआ कि लेंस को हम ऐसे द्रव में डाले हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, अर्थात लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक है, ठीक। अपवर्तनांक की निर्भरता में हमने बताया था, आपको समझाया था कि अगर लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। मीन्स वहां हमने लिखा था FL ग्रेटर देन FA। द्रव में लेंस की फोकस दूरी वायु में फोकस दूरी से अधिक होती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, लिखेंगे फोकस दूरी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। लेकिन प्रकृति नहीं बदलती है, प्रकृति नहीं बदलती है। अब फोकस दूरी बढ़ जाएगी, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, क्षमता और फोकस दूरी। फोकस दूरी बढ़ जाएंगी तो लेंस की क्षमता घट जाएगी, लेंस की क्षमता घट जाएगी, घट जाएगी। करेक्ट, समझ में आ गया ये चीज, हमने बता दिया। इस तरह लेंस को इस द्रव के अंदर हमने डाल दिया, द्रव का अपवर्तनांक ये है, कांच का अपवर्तनांक लेंस जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक ये है, ये इसकी कंडीशन है। FL ग्रेटर देन FA, इसके पहले हम वाले लेक्चर में आपको समझा चुके हैं। फोकस दूरी बढ़ जाएगी, लेंस की क्षमता घट जाएगी, प्रकृति नहीं बदलेगी। करेक्ट। दूसरी कंडीशन, जब ANG इजकल टू ANL, ये इसका अपवर्तनांक ANL है और जो लेंस हम इसमें डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक ANG, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ANG है और जो द्रव है जिसमें हम लेंस को डाल रहे हैं उसका अपवर्तनांक क्या है, ANL है। अब यहां पर दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हमने बताया था कि अगर लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो वहां पर लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। अपवर्तनांक की निर्भरता में हमने बताया है फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। देखिए ना, यहाँ इनफाइनाइट रख देंगे तो P की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेंस की क्षमता शून्य हो जाएगी। और ऐसे द्रव में लेंस को डुबोने पर लेंस दिखाई नहीं देगा, वो एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। इसीलिए इस लेंस का इतना भाग दिखाई दे रहा है, बाकी लेंस दिखाई नहीं दे रहा है। समझाने के लिए ये ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है। करेक्ट, समझ में आ गई दूसरी कंडीशन भी। अब तीसरी कंडीशन देखिए, ये द्रव का अपवर्तनांक है ANL और इस कांच का अपवर्तनांक है ANG, ठीक। तीसरी कंडीशन है कि लेंस को ऐसे द्रव में डाल रहे हैं जिसमें द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक, द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक, ठीक। आप देखिए, अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हम समझाए हैं, इसको भी फिर से यहाँ बता रहे हैं। जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डाला जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक होता है, वहां पर लेंस की फोकस दूरी निगेटिव हो जाती है और प्रकृति बदल जाती है, प्रकृति बदल जाएगी। फोकस दूरी बढ़ जाएगी,
बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और क्षमता बदल जाएगी, क्षमता बदल जाएगी मीन्स कम हो जाएगी। किसकी? लेंस की क्षमता बदल जाएगी। अब देखिए, जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जा रहा है जिसका अपर्तांक लेंस के पदार्थ के अपर्तांक से अधिक है, तो लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, प्रकृति बदल जाएगी। इसका मतलब कि इसमें अगर उत्तल लेंस डुबो रहे हैं तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, और अगर अवतल लेंस डुबो रहे हैं तो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो पहला और तीसरा देखिए दोनों एक जैसे हैं, दोनों में फोकस दूरी बढ़ती है। इसमें प्रकृति बदलती है, इसमें प्रकृति नहीं बदलती, इसमें नेचर नहीं बदलता है, इसमें नेचर बदल जाता है। बस इतना याद रखना, पहली और तीसरी कंडीशन एक जैसी है। करेक्ट। अब देखिए, जैसे पानी है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला, पानी के अंदर, अगला एग्जांपल देखिए, पानी का अपवर्तनांक 1.33, ठीक। पानी के अंदर हवा का अपवर्तनांक होता है 1.00। हवा का बुलबुला, देखिए जो बुलबुला होता है, जल का जो बुलबुला होता है, उसका पृष्ठ जो होता है उत्तल होता है। लेकिन जब आप इस अपवर्तनांक में डुबोते हैं, मीन्स इस अपवर्तनांक, ज़्यादा अपवर्तनांक में ये बनता है, तो उसकी सतह कैसी हो जाती है? अवतल हो जाती है। मीन्स वो बुलबुला जो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा था, अब वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। मीन्स बुलबुला जो उत्तल दिखाई दे रहा था, अब कैसा दिखाई देगा? अवतल दिखाई देगा। समझ गए? दिखाई तो उत्तल की भांति देता है, लेकिन व्यवहार वो अवतल लेंस जैसा करेगा। समझ गए? हवा का बुलबुले का व्यवहार अवतल लेंस जैसा होगा, अवतल लेंस जैसा होगा। बात समझ में आई? जबकि है कैसा बुलबुला? बुलबुला रहता है उत्तल, बुलबुले की सतह होती है उत्तल, लेकिन जल के अंदर जब वो बनता है, कैसे जल के अंदर बनता है? जिसका अपवर्तनांक बुलबुले के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है, तो वो कैसा व्यवहार करने लगता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। जबकि उसकी सतह कैसी थी? उत्तल थी, लेकिन प्रकृति क्या हो गई? बदल गई, इसलिए उसका व्यवहार अवतल लेंस जैसा हो गया। करेक्ट? इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए, अगर दो या दो से अधिक लेंसों की क्षमता दी है, तो आप संयुक्त लेंस की क्षमता कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए एक क्षमता दी है +10 डायोप्टर और दूसरी क्षमता दी है -6 डायोप्टर, तो इसको आप P1 कह दीजिए और इसको आप P2 कह दीजिए, और P = लिखेंगे P1 + P2, चिन्ह सहित जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा +10D - 6D, तो P बराबर हो जाएगा 4D। इस तरह हम संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कर लेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम बताएंगे अभिसारी तथा अपसारी क्रियाएं। हाँ, अब देखिए, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शंस ऑफ लेंसेज मीन्स लेंसों की अभिसारी एवं अपसारी क्रियाएं। अब देखिए, हम डाइवर्जन और कन्वर्जन जो एक्शंस हैं लेंस के, वो आपको समझा रहे हैं कि अभिसारी कैसे होगा, अपसारी कैसे होगा। पहले हम अभिसारी बता रहे हैं। देखिए, ये कन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। जब इस कन्वेक्स लेंस में प्रकाश किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, इस प्रकार ये, तो ये अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है। ये एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है। यह क्रिया अभिसारी क्रिया कहलाती है।
उत्तल लेंस अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्र कर देता है। तो यह क्रिया अभिसारी क्रिया कहलाती है और यह क्रिया उत्तल लेंस में होती है, इसलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, धूप में ऐसे उत्तल लेंस ले लेते हैं, नीचे कागज़ लगा देते हैं, थोड़ी देर बाद कागज़ जलने लगता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश किरणें जो गिरती हैं, प्रकाश फोटॉन जो गिरते हैं, अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित होते हैं, वहाँ पर प्रकाश ऊर्जा हो जाती है। प्रकाश ऊर्जा के कारण कागज़ जलने लगता है। तो ये अभिसारी क्रिया के कारण ऐसा होता है। अब देखिए दूसरा अवतल लेंस क्या है। ये अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस पे ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें गिर रहेंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर गिर रही। और अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस क्या करता है, अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से दूर फैला देता है। ऐसे ये इस प्रकार फैला देता है। तो यह क्रिया अपसारी कहलाती है और यह क्रिया अवतल लेंस में होती है, इसलिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। बस समझ में आई? उत्तल लेंस में अभिसारी क्रिया होती है और अवतल लेंस में अपसारी क्रिया होती है। ये सभी प्रकाश किरणें जाके जब उत्तल लेंस में गिरती हैं तो अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं, तो ये अभिसारी हो जाता है। और अवतल लेंस जब अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, अपवर्तन के पश्चात फैला देता है, तो वो क्रिया अपसारी कहलाती है और यह क्रिया उत्तल लेंस में होती है, इसलिए इसको हम अपसारी लेंस और इसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, बस समझ में आई? अब प्रश्न आता ऐसा क्यों होता है? ये माना जाता है कि जो उत्तल लेंस है वो छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना है। मतलब इन लेंसों को हम छोटे छोटे प्रिज्म से बना हुआ मानकर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। देखिए जो प्रिज्म होता है वो इस प्रकार होता है। प्रिज्म में जब कोई प्रकाश किरण गिरती है तो अपवर्तन के पश्चात जब निर्गत होती है तो हमेशा प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। तो ये जो आपका लेंस है कन्वेक्स लेंस, देखिए ये ऐसे होगा, ये हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये इसमें छोटे छोटे ये प्रिज्म हो गए। ये देखिए ये हमने प्रिज्म बना दिए, एक प्रिज्म ये हो गया, एक प्रिज्म ये हो गया, 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 ये हो गया। देखिए जब इस पे प्रकाश किरण गिरेगी ये, तो देखिए ये अपवर्तित हो गई, इस पे गिरी तो ये अपवर्तित हो गई, इस पे गिरी तो ये अपवर्तित हो गई, इस पे गिरी ये अपवर्तित हो गई, इस पे गिरी ये अपवर्तित हो गई, इस पे गिरी ये अपवर्तित हो गई। ये देखिए ये सारी प्रकाश किरणें अपवर्तित हो गई जो इस पे गिर रही। सब अपवर्तन के पश्चात किधर मुड़ गई? प्रिज्म की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ गई, जिसकी वजह से एक बिंदु पर एकत्रित हो गई। इसलिए ये क्रिया उत्तल लेंस में होती है। इसी तरह अवतल लेंस में को भी हम प्रिज्म से बना हुआ मान सकते हैं व्याख्या करने के लिए। तो देखिए इसको जब मानेंगे तो ऐसे बनाएंगे, ये प्रिज्म, ये प्रिज्म, ये प्रिज्म, ये प्रिज्म, ये इसका एक पार्ट हो गया प्रिज्म का, ये देखिए इस पे प्रकाश किरण यही ऐसे ये और ये अपवर्तित हो गई, इस पे गिरी 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 ये अपवर्तित हो गई। प्रिज्म का अब अंतर क्या है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है इसमें प्रिज्म का आधार किधर होता है? ऑप्टिकल सेंटर की ओर, प्रकाशिक केंद्र की ओर होता है। अवतल लेंस में प्रिज्म का जो आधार होता है वो बाहर की ओर होता है। ये प्रिज्म का आधार है, ये प्रिज्म का आधार बाहर की ओर होता है और उत्तल लेंस में प्रिज्म का आधार ऑप्टिकल सेंटर की ओर होता है। बात समझ में आ गई? तो ये था अभिसारी तथा अपसारी क्रियाएं। बात समझ में आ गई? अभिसारी क्रिया क्या है
कि उत्तल लेंस में गिरती हैं, अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित हो जाते हैं। और अपसारी क्रिया क्या है कि जब अवतल लेंस में गिरती हैं तो अपवर्तन के पश्चात ये फैल जाती हैं बाहर की ओर। ठीक, तो ये अभिसारी और अपसारी क्रियाएं हो गई। ये हमने बता दिया कि इस तरह मानकर इसको हम समझा सकते हैं कि इसमें ये अभिसारी क्रिया होती है और इसमें अपसारी क्रिया होती है। करेक्ट। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझिए। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट करिए। धन्यवाद।